हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा टेस्टामेंट्री पावर्स एंड इट्स लिमिट्स। ये विल के अंडर आता है। विल का रिक्विजिट का फोर्थ पॉइंट है ये। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल एंड इट्स वैलिडिटी बताया था। इस वीडियो में मैं आपको टेस्टामेंट्री पावर्स एंड इट्स लिमिट्स बताऊंगा अंडर मुस्लिम लॉ। ये मुस्लिम लॉ का विल मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा चैप्टर जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। उस सब का मैं सारे वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा विल का आई बटन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड वीडियोस और भी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो टेस्टामेंट्री पावर्स एंड इट्स लिमिट ये क्या होता है तो हम लोग जानेंगे। तो टेस्टामेंट्री कैपेसिटी ऑफ अ मोहम्मदन, ये जो टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है किसी भी मोहम्मदन का, वो लिमिट किया गया है दो तरह से। अब दो तरह क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले थोड़ा और इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। दैट मोहम्मदन does not possess an unlimited power of making disposition by will. The twofold restrictions are in respect of the person in whose favor। ये जो दो आपको जो वे मैंने बताया, दो रेस्पेक्ट में आपको बताया जाएगा। पहला रेस्पेक्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर द बिक्वेस्ट इज मेड एंड एज टू द एक्सटेंट ऑफ विच ही कैन डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। पहला लिमिटेशन हम लोग आएंगे लिमिटेशन एज रिगार्ड्स द पर्सन। फिर सेकंड पे आता है लिमिटेशन एज रिगार्ड्स द प्रॉपर्टी। मैं आपको ये दोनों पॉइंट अलग अलग करके समझाऊंगा। तो पहले हम लोग आते हैं लिमिटेशन एज रिगार्ड्स द पर्सन। तो इसका मैं जनरल रूल बता देता हूं विथ केस लॉ। सो हेयर द जनरल रूल इन दिस रिगार्ड हैज बीन क्लियरली लेड डाउन इन गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन। ये आप केस लॉ है, आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको और डिटेल में जानना है इस केस लॉ के बारे में तो जस्ट आप गूगल कर लो, या फिर अगर आपको मेरे से जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, ये फाइनल डिसीजन लिया था कि अ बीक्वेस्ट इन फेवर ऑफ एन एयर। एयर कौन होता है? लीगल एयर कौन होता है? कोई भी जो लिनियल एसेंडेंट होता है, किसी भी आदमी का लिनियल एसेंडेंट होता है। हम लोगों ने हिंदू लॉ में पढ़ा था, वैसे मुस्लिम लॉ में भी होता है कि लिनियल एसेंडेंट मतलब हुआ कि फादर है तो फादर का सन। अब जब सन का शादी हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, तब सन उन दोनों का भी एक बेटा होगा, वो सन। तो ये इन लोग को हेयर बोलते हैं। तो हेयर इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट अ बिक्वेस्ट इन फेवर ऑफ एन हेयर इज नॉट वैलिड। वैलिड नहीं रहेगा। क्या वैलिड नहीं रहेगा? कि फादर जो है मतलब, या फिर वो बिक्वेस्ट जो है या फिर विल जो है इन फेवर मतलब अपने ये लीगल एयर के नाम पे अगर विल वैलिड नहीं रहेगा, अनलेस द अदर एयर्स, जो बाकी एयर्स जो हैं लीगल एयर है, जब तक वो लोग कंसेंट ना दे दें कि वो विल वो पर्टिकुलर उसको जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, तब तक उसको नहीं मिलेगा। आई होप कि मेरे को लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है हेयर ए बी सी आर द एयर्स ऑफ पी। पी यहाँ पे टेस्टेटर है। पी इज द टेस्टेटर फ्रॉम वेयर द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो पी के पास प्रॉपर्टी है। तो जब पी मर जाएगा, तो अगर पी ने इसके नाम पे विल रखा है, ए के नाम पे अगर विल रखा है, ए को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, विल बिक्वेस्ट उसको नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक बी और सी दोनों ने कंसेंट नहीं दिया है कि ठीक है, बी और सी ने कंसेंट दे, मान लीजिए बी और सी ने कंसेंट दे दिया कि ठीक है वो प्रॉपर्टी ए को मिलेगा, तभी ए वो प्रॉपर्टी ए के नाम पे विल हो सकता है। ऐसे विल ए के नाम पे नहीं हो सकता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ में नहीं आया है। तो चलिए पढ़ते हैं। शिया लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अंडर शिया लॉ नो कंसेंट इज रिक्वायर्ड। शिया लॉ के अकॉर्डिंग
अ टेस्टेटर मे गिव अ लेगेसी और विल टू एन हेयर। शिया लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी टेस्टेटर विल दे सकता है, किसी अपने विल बना सकता है अपने किसी लीगल हेयर के नाम पे, सो लॉन्ग एज इट डज नॉट एक्सीड टू वन थर्ड ऑफ हिज एस्टेट। सच ए लेगेसी इज वैलिड विदाउट द कंसेंट ऑफ द heirs। इसका मतलब आता है, मैं अब पूरा पढ़ लो, बट इफ द लेगेसी एक्सीड्स वन थर्ड इट इज नॉट वैलिड अनलेस द अदर heirs कंसेंट देयर टू। इसका मतलब सिंपली आता है कि एग्जांपल पे जाते हैं हम लोग। पी का जो प्रॉपर्टी है, अगर वन थर्ड, अगर वो उसका प्रॉपर्टी डिवाइड होकर वन थर्ड अगर ए को मिलता है, तो बी और सी का कंसेंट का कोई जरूरत नहीं है अगर ए को वन थर्ड प्रॉपर्टी लेना है पी का। बट अगर ए को चाहिए वन थर्ड, मोर देन वन थर्ड ऑफ पीस प्रॉपर्टी, देन बी एंड सीज कंसेंट इज नेसेसरी इन दिस केस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं लिमिटेशन एज रिगार्ड्स द प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले बताया था इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, अब मैं बताऊंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। Here, the general rule with regard to the extent of property that may be disposed of by the will is that no मोहम्मदन, कोई भी मोहम्मदन मेक नहीं कर सकता, विल नहीं बना सकता ऑफ मोर देन वन थर्ड ऑफ हिज नेट एसेट्स। उसका जो भी टोटल एसेट है उससे वन थर्ड से ज्यादा वो विल दूसरे के नाम पे नहीं कर सकता आफ्टर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल चार्ज एंड डेब्ट्स। अगर लिमिटेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक्स है, ओके, एक्स एक मुस्लिम है जो मर जाता है और मर जाता है अपना प्रॉपर्टी पीछे रख के, पीछे छोड़ के मर जाता है। उसका प्रॉपर्टी का कीमत क्या है? ₹4000। उसका फ्यूनरल चार्जेस 100 रुपया है और डेप्ट कितना है? 900 रुपया। तो बचा कितना? 3000। 3000 कैसे? यहां पे लिखा है जनरल रूल विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी दैट मे बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय विल is that no Mohammedan can make a bequest of more than one third of his net asset after payment of funeral charge। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आफ्टर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल चार्जेस एंड डेब्ट्स। तो ये फ्यूनरल चार्ज और डेब्ट को अगर आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 आप माइनस कर दो तो कितना रेस्ट मनी, कितना मनी बचा? ₹3000। और उसका अगर आप वन थर्ड करोगे तो ₹1000 होगा और वही 1000 जो है वो आपका सब्जेक्ट ऑफ द विल कहलाएगा। ओके, और बाकी जो 2/3 ऑफ द आपका जो सम है, टोटल अमाउंट जो है वो आपका ईयर में डिवाइड होगा। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन के थ्रू। अब इस लिमिटेशन के दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, अ बिक्वेस्ट ऑफ मोर देन वन थर्ड ऑफ द नेट एसेट में बी वैलिड। देखिए इतना देर से मैं आपको बता रहा था कि कोई भी बिक्वेस्ट अगर मोर वन थर्ड से ज्यादा है नेट एसेट का तो वैलिड नहीं रहेगा, पर उसका एक्सेप्शन है, वो सर्टेन केस में वैलिड रहेगा। कब वैलिड रहेगा? इफ द heirs whose rights are infringed thereby, जिन लोगों का राइट इन्फ्रिंज किया हो गया है, अगर वही इफ द heirs, अगर जिन लोग का जिन लीगल heirs का राइट्स इन्फ्रिंज हो गया है और उन लोगों ने कंसेंट दे दिया है टू द विल आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, तो हनाफी स्कूल के अकॉर्डिंग शिया लॉ के अंदर सच कंसेंट, उस टाइप का कंसेंट जो है validates the will whether given or given before or after the testator's death। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन टू लिमिटेशन एज रिगार्ड्स द प्रॉपर्टी। तो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा केस मैंने बताया। केस एज सच मतलब हुआ कि केस इन विच जो भी टेस्टेटर है उसका कोई लीगल हेयर है। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसका लीगल हेयर है ही नहीं, देन क्या होगा? द अबव रूल ऑफ bequeathable वन थर्ड will not apply to a case where the testator has no heir. The right of government to take the estate
of a earless person will not in any way restrict the right of a person to make a disposition of his property as he likes. दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट जो है कोई भी ईयर नहीं है टू एन ईयरलेस पर्सन। जैसे कि मैं आपको हिंदू लॉ में बताया हूं, सक्सेशन जब मैं पढ़ा रहा था कि अगर किसी भी आदमी का अगर लीगल एयर नहीं होता है और उसका प्रॉपर्टी किसी लीगल एयर के पास नहीं जाता है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेता है। बट इन दिस केस दिस नॉट हैपेंस। इसलिए यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट, लास्ट लाइन पे बोला गया है गवर्नमेंट इज नो ईयर टू एन ईयरलेस पर्सन। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। मैं क्लैट 2021 का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ और अगर आप लोग को एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ज़रूर दीजिए। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा क्रैश कोर्स का। और मैं साथ ही साथ हर एक महीने का करेंट अफेयर्स भी करा रहा हूँ, मंथली राउंड अप। तो आप वो वीडियोस भी जाके ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बने मेरे साथ। थैंक यू।